हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, जो कार्बन और उसके यौगिक अध्ययन है, इसमें हम लोग इस वीडियो के फिफ्थ टॉपिक को देखने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर का पांचवा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी यौगिक आपके बुक में है, उन सारे बुक के जितने भी यौगिक हैं या जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरीके से निकालेंगे। यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो इस वीडियो को आप लोग एक बार मन लगा के अच्छे से समझने की जरूर कोशिश करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ये मेरी 100% गारंटी रहेगी। इस टॉपिक को आप लोग पूरे दिमाग से लगा के कुछ मिनट आप हमको दे दीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एथेन। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल से ही हम लोग समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। एथेन देखिए, पहली चीज आपको ध्यान क्या देना है, जब भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देगा तो उसके लिए आपको तीन फॉर्मूले याद कर लेना। तीन फॉर्मूले मैं आपको सबसे अलग तरीका बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे ये तरीका आपको इससे पहले कोई नहीं बताया होगा। तीन फॉर्मूले याद रख लेना है। पहला फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। दूसरा फॉर्मूला याद करना है CnH2n। और तीसरा फॉर्मूला क्या रखना है, CnH2n-2। समझ गए। पहला क्या है, एथेन है। एथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H6। ठीक, ये आपको पता चल गया। ये जो सूत्र मैंने बताया हुआ है, एक इसके लिए सूत्र है एल्केन के लिए, एक इसके लिए सूत्र है एल्केन। समझ गए। दूसरा वाला जो सूत्र दिख रहे हैं, एक इसके लिए है एल्कीन, एक इसके लिए एल्कीन। और तीसरा वाला जो सूत्र है, एक इसके लिए एल्काइन, एल्काइन। समझ गए। इतना आपको पता है। दूसरा चीज आपको ये पता रहना चाहिए कि जिस यौगिक का हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना है, उस यौगिक की संयोजकता कितनी होती है। समझ गए। मतलब यहाँ पे जितने भी यौगिक हैं, उस सारे यौगिक की आपको संयोजकता आपको पता रहनी चाहिए, तभी आप उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल सकते हैं। समझ गए। तो संयोजकता का मतलब क्या है, जैसे जो कार्बन होता है, इस कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो आपको यहाँ पे यही 3 चीज दिख रहे हैं। तो इसके अलावा जितने भी दिखेंगे आपको उसकी संयोजकता पता रहनी चाहिए। 2 चीज होगी। तीसरा चीज आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि हमें किस फॉर्मूले पे रखना है, ठीक ना। आपकी बुक में ऐसा ही आएगा, आप लोग आराम से कर लोगे। इस वीडियो को बस आप लोग लास्ट तक देखते रहना दिमाग लगा के। समझ गए। तो पहला क्या है, C2H6। यहाँ पे जो यन है वो यन क्या है, जो यहाँ पे कार्बन की संख्या है वो क्या है, यन की वैल्यू है। तो यहाँ पे कार्बन कितना दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहा है, तो यन की जगह पे 2 रखिए। तो C2H2, फिर यन है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो 2+2, तो C2 और H 2 दूनी 4 + 2 6। ये वाला आपको सूत्र मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन का उदाहरण। ये क्या है, एल्केन का उदाहरण। और मैंने आपको इसके पहले वाले में जो हाइड्रोकार्बन वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया कि जो एल्केन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है। जब तक आप उस जो भी एटम है या जो भी यौगिक है, उस यौगिक का जब तक आप खुली श्रृंखला नहीं बनाएंगे, तब तक क्या होगा, कभी भी आप उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बता सकते। तो इससे आपको क्या पता चल गया, इस वाले सूत्र से, कि यन का वैल्यू जितना कार्बन रहेगा उतना रखेंगे तो आपको सूत्र मिल जाएगा। सूत्र से पता चल जाएगा कि वो एल्केन में है, एल्किन में है कि एल्काइन में है। अभी मैंने आपको एल्केन में रख के दिखा दिया, आगे आपको एल्काइन एल्किन, क्योंकि आपको ऐसा नहीं होगा कि ये नाम दिया रहेगा। आपको हो सकता है बस ऐसे फॉर्मूला दे दिया, तब आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन सा होगा ये। तो उसलिए मैंने ये तीनों सूत्र आपको याद करने का बता दिया, याद करने के लिए। अब जैसे आपको ये सूत्र मिल गया, इस सूत्र को आपने यन का वैल्यू, यन की जगह पे कार्बन की वैल्यू लिख के इस सूत्र निकाले। इससे आपको पता चल गया कि ये जो तत्व है एक किसकी श्रेणी का है, एल्केन की श्रेणी का है। अब एल्केन की श्रेणी के बारे में अगर आपको जानकारी मिल गई तो आपको ये चीज पता चल गया कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा आबंध होता है, एकल आबंध होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
दो कार्बन यहाँ पे, तो दो कार्बन को ले लेते हैं और कार्बन के बीच में क्या बना लेते हैं, एकल बंध। इस चीज के बारे में आपको इस फॉर्मूले से जानकारी मिल चुकी है। अब जो जगह बचता है, आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसका मतलब कार्बन कितना बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, और हाइड्रोजन कितना आबंध बनाएगा, 1 आबंध बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देते हैं। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे। क्लियर है बात? अब देखिए, कार्बन की चारों संयोजकता एकल आबंध द्वारा पूरी हो चुकी है, और यहाँ पे भी चारों संयोजकता एकल आबंध के द्वारा पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे एकल आबंध दिख रहा है, ये जो एकल आबंध का निर्माण होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है। और जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, जो बंध बन रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब जो ये बंध दिख रहा है, जहां जहां पे आपको ऐसा एक लाइन दिख रहा है, वहां वहां पे उस लाइन को हटा के 2 बिंदु रख देना है। तो एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस चारों इलेक्ट्रॉनों को हम लोग उसके चारों ओर क्या करते हैं, बिंदु से दर्शा देते हैं। समझ गए? यहाँ पे दूसरा कार्बन है, तो उस दूसरे कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु से दर्शा देते हैं। क्लियर है? जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके इलेक्ट्रॉन को गुणा के चिन्ह से हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, जहां जहां पे हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग गुणा के चिन्ह से लगा देते हैं। समझ गए? ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को गुणा के चिन्ह से लगा देते हैं। इस सूत्र को हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से बन सके। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग गुणा के चिन्ह से दिखा देते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है उसकी संयुक्ता 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरी होती है, तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना लिए, यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना लिए, यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना लिए हम लोग, और यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बना लिए। क्योंकि हाइड्रोजन का जो सर्कल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो कार्बन का सर्कल रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसकी संयुक्ता को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की। तो एक कार्बन इस वाले कार्बन से बन बनाया, तो एक सर्कल यहाँ से गुजरेगा, और एक कार्बन इस हाइड्रोजन से बन बनाया, तो इस सर्कल एक यहाँ से गुजरेगा। एक कार्बन इस हाइड्रोजन से बनाया, तो एक सर्कल यहाँ से गुजरेगा, और ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से बनाया, तो एक सर्कल यहाँ से गुजरेगा। मतलब इस चारों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। समझ गए? इस चारों को जोड़ देंगे, तो ये जो कार्बन दिख रहा है उसकी संयुक्ता पूरी हो गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी तरीके से कार्बन को जोड़ने के लिए एक सर्कल इस दोनों इलेक्ट्रॉनों से गुजरेगा, एक सर्कल यहाँ से गुजरेगा इस दोनों के, और एक सर्कल इस हाइड्रोजन से गुजरेगा, और एक सर्कल इस हाइड्रोजन से जो गुजरेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसका जो एथेन है उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट प्रोपेन का आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल, क्योंकि प्रोपेन का भी सेम इसी तरीके से बनेगा, इसका हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बना के आपको ये सामने दिखा दे रहे हैं। प्रोपेन का जो खुली श्रृंखला का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मैं आपके सामने बना के दिखा दे रहा हूँ। आप लोग फेयर पे खुद से बनाएंगे, ठीक ना? मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से उसका खुला स्ट्रक्चर है, किसका, प्रोपेन का। अब आप लोग इसका क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, इसको खुद से आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ गए? बस क्या करना है आपको, अगर ये खुली श्रृंखला बना लेते हैं, क्योंकि प्रोपेन को रखोगे इस फॉर्मूले पे तो क्या है, ऐसा बन जाएगा। अब अगर आपको नहीं आता तो क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को हटाओ, इस वाले बॉन्ड को भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और इसको हटाओ। सब जगह एकल बॉन्ड था। कार्बन के लिए बिंदु लगा देंगे, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, कार्बन के लिए बिंदु, 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 हाइड्रोजन के लिए क्रॉस। समझ रहे? उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन के लिए बिंदु। समझ रहे हो? यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन के लिए बिंदु, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, कार्बन के लिए बिंदु, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, यहाँ पे कार्बन के लिए बिंदु, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस। इस तरीके से कर दिया आप लोग। अब क्या करना है, हाइड्रोजन के पास 2-2 सर्कल, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए, तो यहाँ पे 2-2 का सर्कल बना लो हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा दूर कर देते हैं हम लोग। समझ गए? इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा।
अब जो कार्बन का बनाना है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देते हैं। अब ये सर्कल ऐसा बनेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरा सर्कल यहाँ पे बन जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो दूसरा सर्कल इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगी, प्रोपेन की संरचना होगी। इसका भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन का भी तो बनाएंगे, इस वाले कार्बन में भी सर्कल बनाओ 8 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी हो गए, उसी तरीके से इसके पास भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अब लोग क्या करेंगे, एथीन का देखेंगे, एथीन का किस तरीके से होता है। तो इसको साफ कर देते हैं हम लोग। तो एथीन का सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि वो किस श्रेणी का है। मैं आपको ऐसे देख के बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन लगा है, ई लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ई का मात्रा है। तो ये क्या है, इस वाले सीरीज का एग्जाम्पल है, ठीक ना। यहाँ पे अगर इसमें कार्बन की वैल्यू 2 रखेंगे तो यही फार्मूला से फॉलो करेगा और ये वाला सूत्र आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो वो मैं बता दिया आपको। अब यहाँ पे क्या है, C2H4 है, तो C2 का मतलब कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन यहाँ पे लिख देते हैं। और हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देते हैं, और एक हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ देते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देते हैं, और एक हाइड्रोजन नहीं। और जो एल्कीन होता है, मतलब जो एथीन है, इसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है, समझ गए इतना। द्विआबंध का मतलब यहाँ पे एक ऊपर वाले आबंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं, और जो नीचे वाला आबंध है इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे हम लोग बिंदु के थ्रू समझ लेंगे। तो इसके अंदर 2 आबंध है, तो एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन उसे हम लोग क्रॉस से लगा देते हैं, और इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु से लगा देते हैं। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर एक, इसको क्रॉस से लगा देंगे, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु से लगा देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु से लगा देंगे और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से लगा देंगे, और यहाँ पे भी बिंदु से लगा देंगे और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से लगा देंगे। अब हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की सर्कल बनानी पड़ेगी, तो इस तरीके से बन जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कार्बन को कितने की बनानी है, 8 की बनानी है, तो इस तरीके से सर्कल बनाएगा। मतलब कार्बन जितने परमाणुओं से जुड़े रहेगा पूरे इलेक्ट्रॉनों की साझा कर लेगा। उसी तरीके से दूसरा वाला कार्बन, जो ए वाला कार्बन, वो इस तरीके से सर्कल बनाएगा, समझ गए। तो ये क्या हो गया, जो आप एथीन देख रहे हैं, एथीन, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा एथीन का। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट्स कर लेना, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, एथाइन। ये आपको फेयर पे नोट करना है। अगर आप लोग लाइन से देखेंगे तो ये सब चीजें आपको फेयर पे नोट करनी है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एथाइन का देखेंगे। तो एथाइन जो होता है वो किसके का, यहाँ पे आइन, काइन दिख रहा है ना, एल्काइन, इसमें आइन जुड़ा है, तो उसी हिसाब से ये तीसरे वाले फॉर्मूले को होगा। इसमें कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। तो कार्बन 2 लिख दिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी उसके पीछे 2 लगा दिए। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा एकल आबंध रहेगा, कभी भी एक से अधिक नहीं होगा। लेकिन कार्बन की एक संयुक्ता एकल आबंध से पूरी हो गई। अब इसके पास कार्बन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं, इसका मतलब इसके बीच की जो बांड होगी वो ट्रिपल आबंध होगी। कैसी रहेगी, ट्रिपल आबंध रहेगी, ठीक ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 लाइन है, तो 3 लाइन में एक लाइन के लिए क्या होगा, 2 बिंदु कार्बन के लिए, दूसरे लाइन के लिए भी एक ए वाले कार्बन का बिंदु, एक वाले ये बिंदु, और तीसरे बांड के लिए एक वाले ए और एक इस कार्बन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से बिंदु के लिए दे देते हैं, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देते हैं। और हाइड्रोजन क्या करेगा, इस 2 के साथ साझा कर लेगा, और यहाँ पे एक कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस गुड़ा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से सर्कल बना लेगा। अब क्या करना है, अब हमें कार्बन की पूरा करना है। कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो इस कार्बन के लिए इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, और ये जो दूसरा कार्बन है इसके लिए इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगी, जो एथाइन देख रहे हैं, एथाइन, इसका सूत्र हो जाएगा, इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन का दोनों का 8 8 हो गया होगा, ठीक ना। मतलब जहां जहां बॉन्ड दिख रहा है वो कहां से, वो ये चीज बन रहा है, समझ जाओ। जो आप इस सर्कल बनाए हो वो ये चीज बना हुआ है, समझ गए ना। मतलब जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है वहां वहां पे बॉन्ड बना है, और उस सारे बॉन्ड को जिस जिस एटम से बॉन्ड बना है, जैसे कि इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाए और 1 बॉन्ड यहाँ पे, इस वाले कार्बन के साथ इतने इलेक्ट्रॉन साझे हो जाएंगे, जो कि कितने बॉन्ड बनाए हैं, और दूसरे वाले कार्बन के साथ इतने इलेक्ट्रॉन के लिए साझा बन जाएगा, मतलब जितने बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं, समझ गए। तो इस तरीके से एथाइन का हो गया। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन केवल एक होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है। तो ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना बंध बनाएगा, 2। तो एक ऑक्सीजन को यहाँ से जोड़ लेते हैं, एक ऑक्सीजन को यहाँ से जोड़ देते हैं, और इसके बीच की जो आबंध होती है वो द्वि आबंध होती है। समझ गए। अब जो एक ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कितना रहता है, 6 रहता है। ये आपको ध्यान रखना, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, लेकिन इसकी संयुक्ता 2 क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 है, इससे और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से लिखेंगे, गुणा के चिन्ह से। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन द्विआबंध बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर कर लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर लेते हैं, क्योंकि द्विआबंध बना है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो द्विआबंध बनते हैं। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग फिर से गुणा के चिन्ह से लिख देते हैं। तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख दिए। ठीक, अब क्या करेगा, ऑक्सीजन द्विआबंध बनाए तो ये वाला सर्कल एक हो जाएगा। समझ गए, ये ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका काम। अब ये जो दूसरा कार्बन दिख रहा है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो ये 2 इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाले कार्बन का। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे है। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, एथेनोइक एसिड का। तो एथेनोइक एसिड को भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एथेनोइक। तो एथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3 COOH होता है। COOH, इस चीज को हम लोग थोड़ा इसका खुला संरचना बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग खुला संरचना बनाते हैं। तो एक कार्बन और इससे 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे ये दूसरा कार्बन, और कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 2। तो एक जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट क्या होता है, इस कार्बन से जुड़ जाता है। समझ गए। और दूसरा ऑक्सीजन एक कार्बन से बंध बनाता है और एक हाइड्रोजन से बनाता है। इस तरीके से ये एथेनोइक का एक संरचना हो गया। अब इसी के इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बांटना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग, तो जहां जहां पे इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनाना है, तो कार्बन का जो एकल आबंध है वो क्या होगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे हम लोग बिंदु से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बिंदु कर देते हैं चारों तरफ कार्बन की। समझ गए। और जो हाइड्रोजन है उसके लिए हम लोग क्रॉस लगा लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके लिए यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं थोड़ा दूर, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हाइड्रोजन के लिए क्रॉस कर लेते हैं। उसी तरीके से क्या करेंगे, ऊपर भी हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्रॉस कर लेंगे और इस साइड भी हाइड्रोजन के लिए क्रॉस कर लेंगे। ठीक, अरे इस साइड हाइड्रोजन का है, इस साइड तो कार्बन है ना, तो फिर इस साइड कार्बन को लिख लेंगे। अब कार्बन का फिर 4 आबंध है, तो एक आबंध कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे एक बिंदु इधर लगा देंगे। ऊपर ऑक्सीजन के साथ कितना आबंध है, 2 आबंध, तो 2 बिंदु क्या करेंगे, कार्बन का ऊपर लगाएंगे। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग धन चिन्ह से लिखेंगे। तो ऑक्सीजन के बारीक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धन चिन्ह के साथ लगा देते हैं। समझ गए। फिर यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग बिंदु से लगाएंगे, और जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है इसे हम लोग धन चिन्ह के साथ लगाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड, और जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन हम लोग गुणा के चिन्ह से लगा देते हैं। इस तरीके से तो आप इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लोगे। और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन संयुक्ता को पूर्ण करने के लिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कार्बन को देखेंगे, तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन का ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन का। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो संयुक्ता पूरी तरीके से कार्बन का हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संयुक्ता कैसे पूरी होगी, इस तरीके से। ऑक्सीजन की कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये जो कार्बन है इसकी संयुक्ता, एक इससे बॉन्ड बनाए तो एक यहाँ से गोला निकलेगा, दूसरा इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए तो एक गोला यहाँ से जाएगा, तीसरा इस वाले ऑक्सीजन से भी बनाए तो द्विआबंध बनाए तो
2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन का ले लेगा, समझ गए। अब इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ले जा, बाकी इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 तो 8 हो ही जाएंगे, समझ गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल का जो ये क्या है संरचना सूत्र, तो इसका भी आप लोग सूत्र बना लेना एथेनोइक अम्ल का, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक। अब हम लोग प्रोपेनॉन का देखते हैं, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे और प्रोपेनॉन का देखते हैं। तो प्रोपेनॉन जो होता है उसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है CH3 COCH3। यहाँ पे जो प्रोपेनॉन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसे हम लोग क्या करेंगे, कार्बन से जोड़ देंगे ऐसे नॉर्मली, और जो यहाँ पे बीच वाला कार्बन है उसको ले लेते हैं और ए वाले कार्बन को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक ना। मतलब जो ये प्रोपेनॉन देख रहे हैं इसका हम लोग क्या करें, खुला श्रृंखला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, खुला श्रृंखला बना रहे हैं, और जहां जहां पे जगह बच रहा है वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ठीक ना। ये प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो थोड़ा ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे खुली श्रृंखला बनता है। जब आप लोग IUPAC नेम पढ़ेंगे तो वहां पे सीख जाएंगे और अच्छे से। तो ये क्या होगा, प्रोपेनॉन का एक खुली श्रृंखला बन गया। अब इसी का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, समझ गए। ये क्या है, प्रोपेनॉन का सूत्र, तो इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी प्रोपेनॉन का सूत्र लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से हटा दी, ये क्या होगा, इस प्रोपेनॉन का खुली श्रृंखला बन गया। अब जहां जहां पे आपको डबल आबंध बन रहा है वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, और जहां जहां पे एकल आबंध बन रहा है वहां पे 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन बना लेते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन से एकल आबंध फिर जुड़ा हुआ है तो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन को बिंदु से और हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन को गुणा से। उसी तरीके से कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को बिंदु से और यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गुणा से। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बिंदु से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गुणा से। फिर यहाँ पे कार्बन बिंदु से रहेगा, साझा करेगा, और क्योंकि दूसरा भी कार्बन ही है तो यहाँ पे कार्बन भी बिंदु से, और इसके बीच में एकल आबंध है इसलिए 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। फिर यहाँ पे कार्बन लिख लेते हैं। अब एक कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से डबल आबंध से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर कार्बन का जोड़ देते हैं और ऊपर क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे। और ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक गुणा, दूसरा नहीं, गुणा तो हम लोग हाइड्रोजन के लिए करिए, ऑक्सीजन के लिए धन चिन्ह लगा देंगे, तो धन, दूसरा धन, तीसरा धन, चौथा धन और 2 धन नीचे लगा देंगे, ठीक ना, इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया उसको बिंदु से लिख देंगे, और यहाँ पे भी कार्बन है तो कार्बन को ऐसे लिख देते हैं और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बिंदु से लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से एकल आबंध बना है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बिंदु से और जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को गुणा से, और इस तरीके से नीचे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, गुणा से लिख देते हैं, और जो यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग बिंदु से लिख देते हैं। फिर ऐसे ही ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बिंदु से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गुणा से लिख देते हैं, समझ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हाइड्रोजन 2-2 का सर्कल बनाया गया, ये मैंने आपको बता चुका है पहले ही। तो यहाँ पे 2-2 का सर्कल बना लेते हैं, जहां जहां पे हाइड्रोजन है, समझ रहे हो, यहाँ पे 2-2 का सर्कल बन गया। अब जहां जहां पे कार्बन है वहां पे 8-8 का सर्कल बनाते हैं। एक कार्बन इससे बॉन्ड बनाए, एक कार्बन इस हाइड्रोजन से, एक कार्बन इस हाइड्रोजन से, एक कार्बन इस हाइड्रोजन से, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कल में आ जाएंगे, ठीक। दूसरा कार्बन इसको देख रहे थे तो एक ये वाला कार्बन इससे बनाया है, ये वाला कार्बन एक इससे बनाया है, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बनाया है। मतलब अगर हम लोग 8 का बनाना है तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला लेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कार्बन का, ये वाला कार्बन का हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कंप्लीट करना है तो ऑक्सीजन का इस तरीके से 8 हो गया। इस वाले कार्बन को कंप्लीट करेंगे तो एक हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो आप प्रोपेनॉन देख रहे हैं, इस प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालने में नहीं फंसोगे, आप लोग आसानी से निकाल लोगे। तो फिर इसी तरीके से हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।